नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के बीच ईरान के अस्तारा से रास्ता शहर के बीच में 165 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग का समझौता हुआ है। ये रेल मार्ग 7,200 किलोमीटर के इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा है, जो रेल, रोड और समुद्री मार्ग से रूस के सेंट पीटर्सबर्ग को मुंबई से जोड़ेगा। इस नए रूट के बनने से दोनों शहरों के सफर में 10 दिन का समय बचेगा। परिवहन लागत भी 30% घट जाएगी, क्योंकि स्वेज नहर वाला पारंपरिक रूट 16,000 किलोमीटर का समुद्री मार्ग है। इसमें 40 दिनों का समय लगता है। नए रूट से ये सफर घटकर 30 दिन का ही रह जाएगा। रेल मार्ग का काम पूरा नहीं होने के कारण अभी कैस्पियन सागर में वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है। रूस के अस्ताखान के सुलियंका पोर्ट में सामान को जहाजों के जरिए कैस्पियन सागर के पास स्थित ईरान के पोर्ट इंजेला तक पहुंचाया जाता है। ये दूरी 1200 किलोमीटर की है। पोर्ट इंजाली से कार्गो को रेल और सड़क दोनों में से किसी के जरिए बंदर अब्बास तक ले जाया जाता है। वहां से सामान को जहाज से मुंबई भेजा जाता है। भारत ईरान के चाबहार पोर्ट को विकसित कर रहा है, जिससे इस रूट में दूरी और कम हो सकती है, लेकिन अब चाबहार पोर्ट का फायदा नहीं ले सकता। वजह यह है कि चाबहार पोर्ट तक पहुंचने के लिए कोई रेल लाइन नहीं है। तेहरान से जाहेदान सिटी तक रेल लाइन पहले से ही है, लेकिन चाबहार से जाहेदान सिटी तक 1380 किलोमीटर रेल लाइन का काम कई वर्षों से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि प्रस्तावित डिजिटल इंडिया कानून में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले नागरिकों और संस्थानों की सुरक्षा और भरोसे पर खास जोर दिया जाएगा। इसके माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा कि लोग बिना किसी डर और अविश्वास के इंटरनेट का उपयोग करें। ये कानून बड़ी टेक कंपनियों और स्टार्टअप्स के बीच किसी भी तरह के असंगत संबंधों का समाधान करेगा। मुंबई में आयोजित डिजिटल इंडिया संवाद में उन्होंने कहा कि देश में जल्द ही 1.3 अरब लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा कई सरकारी सेवाएं भी इंटरनेट पर चलती हैं। इसलिए सरकार के लिए नागरिकों के डर, चिंताओं और अविश्वास को दूर करना जरूरी है। एक सुरक्षित और भरोसेमंद इंटरनेट सभी के लिए फायदे का सौदा है। गलत सूचना और दुष्प्रचार भी एक प्रमुख चिंता है। इस समस्या को दूर करने की आवश्यकता है। DIA के माध्यम से RBI जैसे नियामकों और मंत्रालयों को अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराई जा सकेगी। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि नई प्रौद्योगिकियां नागरिक को कोई नुकसान न पहुंचाने पाए। बल्गेरियाई लेखक जॉर्जी गॉस्पेडिनोव और अनुवादक एंजेला रोजल ने टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। टाइम शेल्टर उदासीनता की खतरनाक अपील के बारे में अव्यक्त रूप से एक हास्य उपन्यास है। इस पुस्तक ने पुरस्कार के लिए 5 अन्य फाइनलिस्ट को पीछे छोड़ दिया। ये दुनिया भर के उन उपन्यासों को मान्यता देता है जिनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। 50,000 पाउंड की पुरस्कार राशि लेखक और अनुवादक के बीच बांटी गई। टाइम शेल्टर एक ऐसे क्लिनिक की कल्पना करता है जो अतीत को फिर से बनाता है, जिसमें प्रत्येक मंजिल एक अलग दशक का पुनरुत्पादन होती है। डिमेंशिया से पीड़ित लोगों को उनकी यादों को फिर से ताज़ा करने में मदद करने के उद्देश्य लिखी गई ये पुस्तक जल्द ही आधुनिक दुनिया से बचने के लिए उत्सुक लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। 55 वर्षीय जॉर्जी ने कहा कि उन्होंने 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव और यूके के ब्रेक्जिट जनमत संग्रह के वर्ष में उदासीनता के शस्त्रीकरण के रूप में अपनी पुस्तक लिखना शुरू किया था। उन्होंने कहा कि ये एक समय था जब वातावरण में चिंता का माहौल था। बेटियों ने फिर कमाल कर दिखाया है। देश की सबसे प्रतिष्ठित UPSC परीक्षा में टॉप 4 स्थानों पर बेटियां रही। ये लगातार दूसरा साल है जब बच्चियों ने टॉप 3 स्थानों पर कब्जा जमाया है। टॉप 10 में 6 और टॉप 25 में 14 लड़कियों ने जगह बनाई। हिंदी माध्यम के 54 प्रतिभागी सफल हुए। दिल्ली यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों का दबदबा रहा। टॉप 20 में DU के 6 ग्रेजुएट, एक दिल्ली का IIT ग्रेजुएट
और 2 दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं। मध्य प्रदेश में पहले नंबर पर 15वीं रैंकिंग लाने वाली स्वाति और 26वीं रैंकिंग वाली भोपाल की गुंजिता रही। मध्य प्रदेश से 33 अभ्यर्थी सफल हुए। 13 साल में 8वीं बार बेटियां टॉप पर हैं। 913 सफल उम्मीदवारों में महिलाओं की हिस्सेदारी 320 रही, यानी 34% भागीदारी के साथ ये महिलाओं के लिहाज से सबसे सफल साल रहा। दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट करने वाली नोएडा की इशिता किशोर ने टॉप किया। टॉप 20 में 17 सिर्फ ग्रेजुएट्स हैं। 3 के पास मास्टर डिग्री है, 9 ऐसे हैं जिनके पास बीटेक या बीई की डिग्री है, 2 बीएससी और 1 एमबीबीएस है। आर्ट स्ट्रीम के सभी 5 ग्रेजुएट डीयू के हैं, 2 कॉमर्स और 1 लॉ ग्रेजुएट है। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा दुनिया के नंबर 1 जेवलिन थ्रोअर बनने वाले देश के पहले एथलीट बन गए हैं। देश का कोई एथलीट आज तक नंबर 1 के पायदान पर नहीं पहुंचा था। विश्व एथलेटिक्स की ओर से जारी वरीयता क्रम में नीरज को 1455 अंकों के साथ नंबर 1 की रैंकिंग दी गई। उन्होंने विश्व चैंपियन ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स को 22 अंकों से पीछे छोड़ दिया है। 25 वर्षीय नीरज 30 अगस्त 2022 से विश्व नंबर 2 के वरीयता क्रम पर थे। पीटर्स अब तक नंबर 1 जेवलिन थ्रोअर बने हुए थे, लेकिन 5 मई को दोहा में 88 मीटर के साथ स्वर्ण जीतने के बाद वो पीटर्स को नंबर 1 की गद्दी से नीचे उतारकर खुद इस पर विराजमान हो गए हैं। पीटर्स दोहा में 85 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। बीते वर्ष सितंबर में ज्यूरिख में हुए डायमंड लीग का फाइनल भी नीरज ने जीता था। 89 मीटर का राष्ट्र कीर्तिमान स्थापित करने वाले नीरज अब विश्व नंबर 1 बनकर 4 जून को फेनी ब्लैंकर्स कोइन खेलों में नीदरलैंड में खेलने उतरेंगे। इसके बाद वो 13 जून को तुर्कू में पावो नूरमी गेम्स में खेलेंगे। यहाँ उन्होंने बीते वर्ष रजत जीता था। टोक्यो ओलंपिक में रजत जीतने वाले चेक रिपब्लिक के याकूब तीसरे, यूरोपियन चैंपियन जर्मनी के जूलियन वीबर चौथे और बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता पाकिस्तान के अरशद नदीम रैंकिंग में 5वें स्थान पर हैं। भारत के रोहित यादव 15वें और डीपी मनु 17वें स्थान पर रहकर शीर्ष 20 में शामिल हैं। आईपीएल का ये सीजन रिकॉर्ड तोड़ साबित हुआ है। इस सीजन में 9 ऐसे रिकॉर्ड बने जो 15 साल के लीग के इतिहास में पहली बार बने हैं। आज हम आपको ऐसे ही रिकॉर्ड्स के बारे में बताएंगे। इस सीजन सीएसके ने लीग स्टेज में 14 मुकाबले खेले और एक प्लेऑफ मैच भी खेला। इनमें से 9 मुकाबलों में चेन्नई एक ही प्लेइंग 12 के साथ मैदान पर उतरी। गुजरात टाइटंस ने इस सीजन 14 में से 4 मैच में कोई बदलाव नहीं किए। 10 में से 5 टीमें ऐसी रही जो हर बार प्लेइंग 12 में बदलाव करती नजर आई। इंपैक्ट प्लेयर इस सीजन में लॉन्च हुआ है, लिहाजा ये रिकॉर्ड बनना तय था। लीग स्टेज में 14 में से 9 मैचों में टीम कॉम्बिनेशन ना बदलना चेन्नई की बेहतरीन प्लानिंग को बताता है। इस सीजन सीएसके ने लीग स्टेज में 14 मुकाबले खेले और एक प्लेऑफ मैच भी खेला। इनमें से 9 मुकाबलों में चेन्नई एक ही प्लेइंग 12 के साथ मैदान पर उतरी। आईपीएल 2023 में 30 अप्रैल को डबल हेडर मुकाबले खेले गए। इन मुकाबलों की चारों पारियों में 200 प्लस स्कोर बने। आईपीएल इतिहास में ये पहली बार हुआ कि एक ही दिन में 4 बार 200 प्लस स्कोर बना हो। ये मुकाबले चेन्नई बनाम पंजाब और राजस्थान बनाम मुंबई था। पंजाब भले ही आईपीएल 2023 के लीग स्टेज से बाहर हो गई, लेकिन टीम ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। पंजाब ने लगातार 4 मैचों में 200 प्लस स्कोर किया। पंजाब लीग के इतिहास में ऐसा करने वाली पहली टीम बनी है। पंजाब ने 3 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ 214 रन बनाए थे, जिसे मुंबई इंडियंस ने 7 गेंद रहते चेज कर लिया। इस मैच से पहले दोनों टीमों ने अपने 3-3 मुकाबलों में 200 प्लस रन के स्कोर बनाए थे। इस बार के आईपीएल सीजन में कुल मिलाकर अब तक 9 रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अत्याधुनिक कैटमारन जहाज को झंडे दिखाकर रवाना किया। राज्य को इस दौरान गोवा को गौरवान्वित करने और भारतीय जहाज निर्माण को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का एक बेहतरीन मौका मिला। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री ने इस पर क्या कुछ कहा। विजय मरीन इंजीनियरिंग की तरफ से द फर्स्ट लॉन्गेस्ट लेंथ इट्स 30 मीटर कैटामराइन बोट आज हम गोवा से मेक इन इंडिया मेक इन गोवा के कंसेप्ट से
हमने आज फ्लैग ऑफ कर दिया। ये बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि गोवा शिप बिल्डिंग और इंडियन शिप बिल्डिंग एसोसिएशन की तरफ से ये जो कैटामराइन शिप बिल्डिंग जो यहाँ से मालदीव गवर्नमेंट के लिए जा रही हैं, विच इज अ प्राउड मोमेंट फॉर द इंडियन गवर्नमेंट, प्राउड मोमेंट फॉर द गोवा गवर्नमेंट ऑल्सो, क्योंकि मेक इन इंडिया मेक इन गोवा कंसेप्ट की तरफ से यहाँ 30 मीटर कैटामराइन शिप बिल्ड करके और विच इज स्पेशली फॉर द रिसर्च ओरिएंटेड शिप है, विच इज एवरीथिंग फैसिलिटीज जो रिसर्च के लिए, जो मरीन रिसर्च की बात हम करते हैं हमेशा के लिए, वो मरीन रिसर्च इस शिप पे होगा। और मालदीव गवर्नमेंट जो रिसर्च उनको वहाँ पे करना है वो रिसर्च यानी इस शिप पे करेंगे। इंटरनेशनल लेवल के इस तरह के शिप बिल्डिंग गोवा में होना गोवा के लिए बड़ी प्राउड फीलिंग बात है। गोवा गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह के शिप बिल्डिंग जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत जो हेल्प करना चाहे हमेशा के लिए गोवा करते आ रहा है। और आई थिंक द कोकण मैरीटाइम शिप बिल्डिंग विच इज अगेन द हेडिंग बाय द सूरज जो हेड कर रहा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट जो वेरना में आ रहा है, मुझे लगता है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री फिर एक बार यानी गोवा में ग्रो हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज में जितने सारे लोग काम करते हैं, गोवा शिपयार्ड है ही, इसके सिवा बाकी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज के सभी लोग यहाँ पे शिप बिल्डिंग में काम करते हैं। इनके लिए दिस टाइप ऑफ इज एन गुड अपॉर्चुनिटी टू डू द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी। आप अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर मेल कर सकते हैं।